नमस्कार लिसनर्स। मैं डॉक्टर रुचि पांडे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज आपके लिए लेके आई हूँ जिनॉन, जो कि आवर्त सारणी का एक अक्रिय तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। उसकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा, उसका इतिहास, उसके यूजेस और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी। जिनॉन जिसकी डिस्कवरी 11 जुलाई को हुई थी, तो ये जो टॉपिक है स्पेशली 11 जुलाई को जिनॉन की डिस्कवरी के उपलक्ष्य में आपको बताया जा रहा है। जिनॉन जो कि एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक एक्सी होता है और यह एक रंगहीन, भारी, गंधहीन अक्रिय गैस है। जिनॉन पृथ्वी के वायुमंडल में शायद ही कभी मौजूद होता है। सामान्य परिस्थितियों में यह तत्व निष्क्रिय होता है, लेकिन कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने से जिनॉन के हेक्सा फ्लोरो प्लेटिनेट बनते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जिनॉन में के लगभग 9 समस्थानिक पाए जाते हैं। इसमें से ये समस्थानिक विघटित या नष्ट हो जाते हैं। जिनॉन का समस्थानिक अनुपात और सौरमंडल के इतिहास को समझाने में बहुत मदद करता है। इतिहास को समझाने में बहुत मदद करता है कहा, तो इसका इतिहास क्या है, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जिनॉन की खोज सबसे पहले स्कॉटिक वैज्ञानिक विलियम रैमजे और अंग्रेजी वैज्ञानिक मॉरिस ट्रेवस ने सितंबर 1896 में क्रिप्टॉन और नियॉन की खोज के कुछ दिनों बाद की थी। उन्होंने वाष्पित तरल गैस के अवशेष के रूप में जिनॉन की खोज की। जिनॉन ग्रीक शब्द में रैमसे के नाम में लिया हुआ विदेशी, अतिथि या अजनबी का पर्याय था और सुझाव दिया गया कि इस नाम का उपयोग नए तत्व की खोज के लिए किया जाएगा। 1902 में उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल में जिनॉन के अनुपात का एक अनुमानित विचार दिया। 1930 के दशक में अमेरिकी इंजीनियर हेरोल्ड एस्टर ने हाई स्पीड फोटोग्राफी के लिए स्ट्रॉब लाइट तकनीक के उपयोग का बीड़ा उठाया। नतीजन एक दिन उन्होंने जेनॉन लैंप का आविष्कार किया। जेनॉन गैस से भरी एक ट्यूब के मध्य में बिजली की एक छोटी मात्रा प्रवाहित होती है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से एस्टर्न ने 1934 में केवल 1 मिली सेकेंड के लिए जेनॉन लैंप को रोशन करने में सफलता प्राप्त करी। 1948 में अमेरिकी चिकित्सकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि गहरे समुद्र के गोताखोर नशे में क्यों थे, आखिर उन्हें सांस लेने में तकलीफ क्यों हुई। इन चीजों की जांच शुरू हुई। इस मामले में जेनॉन गैस को एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह देखा गया कि यह एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। रूसी विश्व वैज्ञानिक निकोलाई वी लाजरेव ने पहली बार 1941 में क्लीसन एनेस्थीसिया पर शोध किया, लेकिन अध्ययन का विवरण जो है 1948 में अमेरिकी चिकित्सक शोधकर्ता जॉन एच लॉरेंस ने सबसे पहले चूहे पर क्लीसन एनेस्थीसिया लागू किया। पहला जिनॉन एनेस्थीसिया 1951 में लागू किया गया और अमेरिकी चिकित्सक स्टुअर्ट सी क्लन ने 2 रोगियों पर जिनॉन एनेस्थीसिया का सफलतापूर्व प्रयोग किया। जिनॉन और कुछ महीनों गैसों को सभी रासायनिक रूप से निष्क्रिय माना जाता था। अर्थात कहने का मतलब है, निष्क्रिय का मतलब अर्थात वो कि वे रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकते, वे अपने यौगिक नहीं बना सकते। लेकिन कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक रासायनिक नील बर्टलेट ने एक दिन पाया कि प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड एक शक्तिशाली जो विषहरण है और ऑक्सीजन गैस को डाई ऑक्सीनिल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट में परिवर्तित किया जा सकता है, और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, जैसे कि उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1175 किलोजूल पर मोल, और जिनॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1600 किलोजूल पर मोल, लगभग समान पाई गई। इसलिए बटलर ने यह रिजल्ट निकाला कि प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड भी जिनॉन को ऑक्सीकृत कर सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है, अभी तक हम कह रहे थे कि जिनॉन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन बटलर ने यह रिजल्ट निकाला कि दोनों की जब आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन क्षमता समान है लगभग, तो वह ऑक्सीजन की तरह आयनीकृत कर सकता है। और 23 मार्च 1982 में उन्होंने 2 गैसों के साथ जिनॉन की प्रतिक्रिया करी और प्रतिक्रिया करके जिनॉन हेक्साफ्लोरेट नाम का पहला अतिरिक्त गैस यौगिक विकसित किया। तो कहने का तात्पर्य है, जिनॉन की खोज तो हुई, लेकिन जिनॉन की खोज के साथ कई प्रतिक्रियाएं चलती रही कि वह रासायनिक क्रिया में भाग ले सकती है, नहीं कर सकती है।
फिर बटलर ने रिजल्ट निकाला कि वह रासायनिक क्रिया में भाग ले सकती है और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के रूप में वह एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। साथ साथ कि वो नॉन रिएक्टिव गैसेस है, कहा तो नहीं, वो रिएक्टिव गैसेस से क्लियर हुआ। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 1948 में चिकित्सकों ने इसको एनेस्थीसिया की तरह यूज भी करा। बटलर ने उसके पश्चात क्या करा कि बटलर ने सोचा कि आयनिक रूप में जेनॉन हेक्साफ्लोरेट होगा, तो ये तो पता चल ही गया था। उसने क्या करा, उसने कहा कि जीनॉन के कई यौगिक की अन्य यौगिक की भी खोज करी, जैसे कि जीनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन के साथ प्रतिक्रिया करके जीनॉन, आर्गन हेक्साफ्लोरेट, क्रिप्टॉन डिफ्लोराइड और रेडॉन फ्लोराइड 19 तक उसने तत्व की खोज करी। और इस तरह से 1971 से अब तक कुल मिला के 70 जेनॉन यौगिकों की खोज की जा सकती है। कहने का था जेनॉन निष्क्रिय नहीं है, अभी तक 70 यौगिक जेनॉन के प्रोड्यूस हो चुके हैं। 1989 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन ने एक ऐसी तकनीक का प्रदर्शन किया जो अपने लाभ के लिए परमाणुओं का उपयोग कर सकती है। जेनॉन परमाणु को तब एक स्कैटरिंग टाइनिंग माइक्रोस्कोप के माध्यम से विमान पर रखा जाता था और ध्यान देकर यह देखा जाता था कि किसी वस्तु या तस्वीर के अंदर परमाणु को स्कैटरिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सके। तो जब पहली बार इन परमाणु को विमान में रखा गया तो ये आराम से देखे जा सके, यानी कि कहने का मतलब है रिएक्टिव है तो आराम से देखे भी जा सकते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, देखे जा सकते हैं। क्रिप्टॉन और नियॉन की खोज के पश्चात विलियम रामजी और मॉरिस ट्रेवर्स ने तरल हवा पर अपनी शोध जारी रखी। अभी पूर्ण रूप से जीनॉन की खोज नहीं हो पाई थी, इसलिए उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और 11 जुलाई 1898 में वे हमेशा की तरह तरल हवा को अलग अलग भागों में विभाजित करने में व्यस्त थे। तो आधी रात के समय उन्होंने 50 से अधिक भाग अलग कर लिए थे लगभग, और 98 भाग तक उन्होंने क्रिप्टॉन प्राप्त कर लिया। फिर डिवाइस को जैसे ही उन्होंने गर्म किया तो 56वां भाग प्राप्त करके मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई उन्हें। तभी उन्होंने इस पर चर्चा करी, क्या यह अध्ययन जारी रखा जाए, अभी तक तो हमें कोई चीज नहीं प्राप्त हुई है, तो क्या यह अध्ययन जारी रखा जाए। इस चर्चा के अंत में वे अंत में ही पहुंचे थे कहिए कि आवश्यक रूप से वे की अनुसंधान जारी रखे या नहीं रखे। तो अगली सुबह उन्होंने 56वें भाग का स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करा तो वे बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एक असामान्य विश्लेषण प्राप्त किया। उन्होंने एक असामान्य सा रिजल्ट प्राप्त किया। उन्होंने फैसला लिया कि उन्होंने एक नए तत्व की खोज कर ली है, और यह नया तत्व जो कि एक अजनबी था, एक नया तत्व था जेनॉन के नाम से। 12 जुलाई 1896 में नया तत्व की खोज की गई और इस नए अजनबी तत्व को क्या नाम दिया गया, जेनॉन नाम दिया गया, क्योंकि जेनॉन का ग्रीक में मतलब होता है अजनबी, एक नया तत्व। यानी कि 56वें भाग में अजनबी का साथ तत्व आया और उसने अपना नया नाम लिया जेनॉन, जिसका अर्थ है आपका क्या, अजनबी। तो हमारा 12 जुलाई एक हिस्ट्री के रूप में हमारे सामने आया। वास्तविकता में जो स्टार्टिंग हुई 11 जुलाई की रात को हुई और जो अंतिम रूप से विश्लेषण स्पेक्ट्रम के आधार पर वो 12 जुलाई 1896 को प्राप्त हुआ। अब जीनॉन एक विशेष तत्व के रूप में सामने तो आया, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं तो होती होंगी, तभी तो हमारे सामने है आज। तो जीनॉन का जो परमाणु क्रमांक है 54 है। इसके नाभिक में 54 प्रोटॉन होता है। मानक ताप और दाब पर शुद्ध जीनॉन का घनत्व 5.894 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो समुद्र तल पर पृथ्वी के वायुमंडल के घनत्व का 1.217 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लगभग कह सकते हैं कि 4.5 गुना होता है। एक तरल के रूप में जीनॉन का घनत्व 3.100 ग्राम ml होता है, जिसका घनत्व अधिकतम ट्रिपल पॉइंट पर पाया जाता है। ट्रिपल पॉइंट वहां जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस एक बिंदु पर आके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। यह समान परिस्थिति में जीनॉन का घनत्व 3.640 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और ग्रेनाइट का औसत घनत्व का 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। जीनॉन FCC से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल के रूप में बदला जा सकता है। लगभग 140 GPa यानी कि गीगा पास्कल पर धात्विक के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाता है। HCP चरण में कोई ध्यान देने योग्य मात्रा परिवर्तित नहीं होती है और 155 गीगा पास्कल पर यह पूरी तरह से धात्विक रूप में होता है। धात्विक होने के कारण यह नीला दिखाई देता है, क्योंकि यह लाल प्रकाश को अवशोषित करता है और दृश्यमान आवृत्ति को प्रसारित करता है। लाल प्रकाश को अवशोषित करके नीले प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ऐसा व्यवहार किसी धातु के लिए असामान्य है और इसे उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन बैंड के अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई द्वारा समझाया जा सकता है। जीनॉन शून्य वैलेंस तत्व का सदस्य है, यानी कि उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाता है। यह अधिकांशतः सामान्यतः प्रतिक्रियाएं जैसे दहन आदि में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं
यह एक स्थिर शून्य न्यूनतम ऊर्जा विन्यास शो करता है। गैसों की भारी ट्यूब में विद्युत निर्वहन से उत्तेजित होने पर यह नीला या लैवेंडर कलर की चमक उत्पन्न करता है। यह रेखाओं का एक बैंड उत्सर्जित करता है जो कि दृश्य स्पेक्ट्रम को दिखाता है, और यह सभी तीव्र रेखाएं नीले प्रकाश के क्षेत्र में होती हैं जो कि रंग उत्पन्न करने का काम करती हैं। ये तो थे जिनॉन के कुछ सामान्य गुण, कुछ विशेषताएं जो आज हमारे लिए इतना उपयोगी तत्व अक्रिय गैस के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जिनॉन के प्रमुख काम क्या आता है, यह यौगिक तथा रासायनिक बंध बनाता है, क्लेथ्रेड्स बनाने की क्षमता रखता है। ऐसे पदार्थ जहां पर जिनॉन परमाणु को जोड़ा जाए या किसी अन्य यौगिक का क्रिस्टलीजालक होते हैं उसमें जाके आसानी से फंस जाता है, जैसे कि क्लिस्टन हाइड्रेट एक क्लिस्टन परमाणु बनाना और अणु की जाली में स्थित रिक्त स्थान में आराम से रहते हैं। क्लिस्टन जिनॉन हाइड्रेट फुलिन के रूप में भी यौगिक बनाने की क्षमता रखता है, यानी कि फुलिन बनाने की भी इसमें प्रबल क्षमता होती है। जिनॉन फुलिन अणु के रूप में फंसा होता है। फुलरिन्स जो आप जानते हो, जैसे कि कार्बन के फुलरिन्स होते हैं। फुलरिन्स में फंसे हुए जिनॉन में चुंबकीय अनुनाद यानी कि NMR स्पेक्ट्रम इसका आसानी से देखा जा सकता है। जिनॉन परमाणु के पर्यावरण में संवेदनशील रासायनिक बदलाव के माध्यम से जिनॉन अणु रासायनिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने में सहायक है। जिनॉन का इस समय मुख्य रूप से कई जगह पर उपयोग किया जा रहा है। अक्रिय गैस तो नहीं है, अब ये तो क्लियर हो गया, इसलिए इसका प्रयोग बहुत जगह पर किया जा रहा है। यद्यपि यह वायुमंडल से निकलना दुर्लभ और अपेक्षाकृत महंगा है, लेकिन इसका उपयोग उत्सर्जन उपकरणों में किया जा रहा है, जैसे जिसे हम कहते हैं क्लिसन फ्लैश लैंप, फोटोग्राफी फ्लैश और स्ट्रोबायोस्कोपिक लैंप में इसका उपयोग किया जा रहा है। लेजरों में सक्रिय माध्यम से उत्तेजित करने के लिए सुसंगत प्रकाश उत्पन्न करने के लिए यह सहायक है। और 1960 में आविष्कार किया गया पहला सॉलिड स्टेज लेजर तथा क्लिसेन फ्लैश लैंप का पंप जिनॉन के द्वारा ही खोज किया गया था। जिनॉन का उपयोग उच्च दबाव वाले सोडियम लैंप में स्टार्टर गैस के रूप में भी किया जाता है। इसमें सभी गैर रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैसों की तुलना में सबसे कम तापीय चालकता, सबसे कम आयनिक क्षमता होती है। यह उत्कृष्ट गैस के रूप में ऑपरेटिक लैंप में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट नहीं करती है। कम तापीय चालकता ऑपरेटिंग अवस्था में लैंप में थर्मल नुकसान को कम करती है, और कम आयनन क्षमता के कारण ठंडी अवस्था में गैस का ब्रेकडाउन वोल्टेज अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे लैंप आसानी से चालू किए जा सकते हैं। यह है जिनॉन के प्रमुख अनुप्रयोग। जिनॉन का उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग एनेस्थीसिया से ही की थी। लेकिन पारंपरिक रूप से एनेस्थीसिया के रूप में यह बहुत महंगा होता है। जिनॉन कई अन्य रिसेप्टर और आयन चैनलों के साथ इंटरेक्ट करता है, और कई सैद्धांतिक रूप में मल्टी मॉडल इनहेलेशन एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता है। थोड़ा महंगा है, लेकिन एनेस्थीसिया की तरह यह यूज किया जाता है। जिनॉन मिश्रण को अंदर लेने से प्रतिलेखन कारक HIF अल्फा का उत्पादन सक्रिय हो जाता है, जिससे एरिथ्रोपाइट का उत्पादन बढ़ जाता है, और बाद में हार्मोन, लाल रक्त कोशिका उत्पादन और एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या कह सकते हैं कि जिनॉन इनहेलेशन डोपिंग के रूप में 2004 से पहले किया जाता था, लेकिन 31 अगस्त 1914 को विश्व डोपिंग विरोधी एजेंडा और जिनॉन और आर्गन को निषिद्ध पदार्थ के रूप में उन सूची में जोड़ा गया कि इनका यूज डोपिंग की क्रिया में हार्मफुल है, सही नहीं है। हालांकि इस गैस के लिए कोई विश्वसनीय डोपिंग परीक्षण अभी तक विकसित नहीं किया गया है, लेकिन 31 अगस्त 2014 को इसको निषिद्ध पदार्थों की सूची में जोड़ा गया। अर्थात जिनॉन उपयोगी होने के साथ साथ कई प्रक्रियाओं में हमारे लिए हानिकारक भी सिद्ध हुआ है। आशा करती हूँ आपको जिनॉन की खोज के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।